नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप सानु शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में करियप्पा परेड ग्राउंड में वार्षिक एनसीसी पीएम रैली को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को नई दिल्ली में भारत मंडपम पर परीक्षा पे चर्चा करेंगे। हमास हमले में फिलिस्तीनी कर्मचारियों की संलिप्ति को लेकर अमेरिका ने फिलिस्तीनी शरणार्थी एजेंसी को दी जाने वाली आर्थिक मदद पर अस्थायी रोक लगाई। खेलो इंडिया यूथ गेम 2 और स्वर्ण पदक जीतकर महाराष्ट्र पहुंचा शीर्ष पर। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में करियप्पा परेड ग्राउंड में वार्षिक एनसीसी पीएम रैली को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम के दौरान अमृतकाल की एनसीसी विषय पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें अमृत पीढ़ी के योगदान और सशक्तिकरण का प्रदर्शन होगा। 2200 से अधिक एनसीसी कैडेट्स और 24 देशों के युवा कैडेट्स इस वर्ष की रैली में शामिल होंगे। विशेष अतिथि के रूप में जीवंत गांव के 400 से अधिक सरपंच और देश के विभिन्न भागों से कई स्व सहायता समूहों से जुड़ी 100 से अधिक महिलाएं भी इस रैली में हिस्सा लेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा पे चर्चा का 7वां संस्करण 29 जनवरी को आयोजित किया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इस साल अनूठे बातचीत वाले कार्यक्रम के माध्यम से 4000 से अधिक प्रतिभागी प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करेंगे। कार्यक्रम नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। परीक्षा पे चर्चा एक ऐसा कार्यक्रम है जहां देश और विदेश से विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षक परीक्षा और स्कूल के बाद के जीवन से संबंधित चिंताओं पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करते हैं। परीक्षा पे चर्चा युवाओं के लिए तनाव मुक्त माहौल बनाने के लिए श्री मोदी के नेतृत्व में बड़े आंदोलन एग्जाम वॉरियर का हिस्सा है। देश के अन्य भागों की तरह पंजाब में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों में काफी उत्साह है। सभी लोग 29 जनवरी को नई दिल्ली में होने वाले इस कार्यक्रम के 7वें संस्करण की उत्साहपूर्वक प्रतीक्षा कर रहे हैं। अमेरिका ने इजरायल पर हमास के हमले में फिलिस्तीनी कर्मचारियों की संलिप्ति के आरोप में संयुक्त राष्ट्र की फिलिस्तीनी शरणार्थी एजेंसी को दी जाने वाली आर्थिक सहायता पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। शरणार्थी एजेंसी के प्रमुख फिलिप लाजरिनी ने कहा कि एजेंसी ने कई कर्मचारियों के साथ अपना अनुबंध समाप्त कर दिया है और इजरायल द्वारा इस संबंध में जानकारी मुहैया कराए जाने के बाद जांच के आदेश दिए गए हैं। गाजा में इजरायल के अभियान के बाद मानवीय सहायता पहुंचाने में संयुक्त राष्ट्र की फिलिस्तीनी शरणार्थी एजेंसी प्रमुख रूप से काम कर रही है। गाजा में एजेंसी के कुल 13,000 कर्मचारी काम कर रहे हैं और लगभग सभी कर्मचारी फिलिस्तीनी नागरिक हैं। भारत और फ्रांस ने उभरती वैश्विक चुनौतियों से निपटने और विश्व के सतत विकास के लिए न्यायसंगत और शांतिपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनाए रखने का संकल्प दोहराया है। साथ ही दोनों देशों ने प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था में सुधार और का आह्वान भी किया है। भारत फ्रांस ने संयुक्त वक्तव्य में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन ने बैठक के दौरान संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में सुधार की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया। फ्रांस ने सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए अपना दृढ़ समर्थन भी दोहराया। दोनों नेता सामूहिक उत्पीड़न के मामले में वीटो के इस्तेमाल से जुड़े नियमों पर बातचीत करने पर सहमत हुए। श्री मोदी और श्री मैक्रोन ने पिछले वर्ष 7 अक्टूबर को इजरायल पर हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की और इजरायल के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त की। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का सम्मान करने और गाजा क्षेत्र में प्रभावित लोगों तक सहायता सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने सभी बंधकों की तत्काल और बिना शर्त रिहाई की भी आह्वान की। उन्होंने लाल सागर सहित समूचे क्षेत्र में संघर्ष के और बढ़ने की संभावना पर गंभीर चिंता व्यक्त की। दोनों नेताओं ने कहा कि इस युद्ध का विश्व की अर्थव्यवस्था पर पहले ही गंभीर असर पड़ा है। उन्होंने लाल सागर में
आवाजाही की स्वतंत्रता कायम रखने और समुद्र से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान करने को भी कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति मैक्रोन ने भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने का दृष्टिकोण भी दोहराया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा में बढ़ोतरी होगी। भारत और फ्रांस ने जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और प्रदूषण से जुड़ी चुनौतियों का मिलकर समाधान करने की प्रतिबद्धता दोहराई। राष्ट्रपति मैक्रोन ने वर्ष 2028 में जलवायु परिवर्तन से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन COP33 की मेजबानी के भारत के प्रस्ताव की सराहना की। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी में भारत की सदस्यता के लिए फ्रांस का समर्थन भी दोहराया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि आज भ्रष्टाचार और बिचौलिया समाप्त हो गया है और युवाओं के पास अपनी क्षमताओं का उपयोग करने के असीमित अवसर उपलब्ध है। नई दिल्ली में संसद भवन में राष्ट्रीय सेवा योजना NSS के स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए श्री धनखड़ ने कहा कि भ्रष्टाचार के निरंकुशता का स्थान लोकतंत्र की योग्यता ने ले लिया है। उपराष्ट्रपति ने युवाओं को वर्ष 2047 के भारत का शिल्पकार और योद्धा बताया। श्री धनखड़ ने कहा कि युवा स्वयंसेवक नवोन्मेषी बने और शोध और उद्यमिता पर ध्यान केंद्रित करें। श्री धनखड़ ने कल गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित परेड में लड़कियों और महिलाओं की भागीदारी की भी सराहना की। उन्होंने संसद और राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण के हाल के प्रावधान पर प्रसन्नता व्यक्त की और इसे ऐतिहासिक कदम बताया। केंद्रीय खेल और युवा कार्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 19वें एशियाई खेल 2022, चौथे पैरा एशिया खेल 2022 और 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में भाग लेने और पदक जीतने वाले उत्तर प्रदेश के 189 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को पुरस्कार के रूप में 62 करोड़ रुपए वितरित किए। यह कार्यक्रम लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र दिए। इन खिलाड़ियों को पुलिस उप अधीक्षक, जिला युवा कल्याण अधिकारी और यात्री वस्तु कर अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक तथा राज्य के खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 109वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। मन की बात कार्यक्रम का आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और समूचे सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी सीधा प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद इस कार्यक्रम का क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण करेगा। छठे खेलो इंडिया युवा गेम्स में पदक तालिका में महाराष्ट्र नंबर 1 पर है। भारोत्तोलक मेघा अरेह और 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम की ईशा तक्सेल और पार्थ माने की जोड़ी ने 2 स्वर्ण पदक जीतने के बाद महाराष्ट्र ने अब तक 28 स्वर्ण, 24 रजत और 31 कांस्य पदक जीते हैं। पदक तालिका में तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है। मेघा अहेर ने लड़कियों के 45 किलोग्राम वर्ग में क्लीन एंड जर्क में 85 किलोग्राम वजन उठाकर नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता, जबकि ज्योत्सना सबर ने 40 किलोग्राम वर्ग में स्नैच में एक नया राष्ट्रीय युवा रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक जीता। भारत और सऊदी अरब की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तनसीक सोमवार से राजस्थान में शुरू होगा। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच सर्वोत्तम और गतिविधियां तथा अनुभव साझा करना है। इस अभ्यास से भारत और सऊदी अरब के बीच सैन्य सहयोग और अंतर संचालन को बढ़ावा मिलेगा। यह संयुक्त सैन्य अभ्यास 10 फरवरी तक चलेगा। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।